जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने जीके और स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए। तो आप लोग को सबसे पहले बता दें कि अभी जो आगे में 22 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का और नर्सिंग आर्मी का। तो उस एग्जाम को फोकस करते हुए ये जो 15 दिन का जो समय बचा हुआ है, उस 15 दिन में आपको दो वीडियो जो मिलेगा, एक आपको साइंस का मिलेगा और एक आपको जीके और स्टैटिक का मिलेगा। और साइंस में उधर आपको जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों का मिलेगा। तो बहुत सारे छात्र ने स्पेशल को फोन करके और जो है कि कमेंट करके और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि जो है कि अब जो है कि आगे एग्जाम है आपका जो है कि अग्निवीर का, इसीलिए बहुत सारे छात्र को ध्यान में रखते हुए जो है कि अग्निवीर को फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 15 दिन में अगर किसी का अगर जिंदगी बन जा रहा है, किसी का अगर रिजल्ट हो जा रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हमने सेशन को शुरुआत करते हैं। और बता दें कि जो छात्र अभी एएलपी में या फिर आप टेक्नीशियन में या ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या आरपीएफ, स्पेशली आरपीएफ, अगर आरपीएफ का तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबों के लिए यह वीडियो जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार के अंदर में बिहार एसएससी हो या फिर बिहार सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है, या फिर अगर आप जो है कि क्या कहते हैं उसको बिहार सीजीएल हो गया, या फिर आप बिहार के अंदर में बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, बहुत बड़ा वैकेंसी है बिहार पुलिस का। अगर आप इस सभी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सबों जो है कि आप सभी जो है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मिक्स टाइप से मिलेगा, आपको स्टैटिक और जीके सब रहेगा मिक्स करके। तो आप लोग जो है कि कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अपने सेशन को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। और आप लोग को पता है कि ऋग्वेद में जो इंद्र देवता है उसे हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 जो है कि ऋचा का रचना किया गया है। कितना? 250। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200। देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर इंद्र पूछेगा तो इंद्र ऊपर में रहता है, इसलिए उनको ज्यादा दे दिए, 250 दे दिए। और अग्नि जो देवता रहते हैं वो आग जो रहते हैं वो नीचे नीचे चलते हैं, इसीलिए जो है कि उसे 200 दिए हैं। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, और अथर्ववेद के पाठकर्ता को जो है कि ब्रह्मा कहते हैं, और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं, और एक बच गया जो है कि यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। और सबसे नया वेद जो है वो आपका जो है कि अथर्ववेद है। सबसे नया वेद या बाद का वेद अथर्ववेद है, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। और 10 में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तीसरे मंडल में क्या है, तो सावित्री देवता को ये सावित्री भगवान को समर्पित जो है कि गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र। और जब विश्वामित्र का नाम आया आगे, तो आप लोग को बता दें कि भारत का एक राज्य गुजरात है, गुजरात के अंदर में एक शहर बड़ोदरा है, और बड़ोदरा विश्वामित्र नदी के किनारे है। विश्वामित्र नदी के किनारे है। और सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे है, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद और साबरमती, अहमदाबाद जो है कि साबरमती नदी के किनारे है, और अहमदाबाद के बीच में एक काकड़िया झील है। काकड़िया झील है अहमदाबाद में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। कितना है? 1 अप्रैल। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है कि वह वित्त वर्ष कहलाता है। और आप लोग को पता है कि 1 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं उड़ीसा दिवस। कौन सा दिवस? उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के नाम जो मनाते हैं 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, और इसीलिए 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो मनाते हैं हम लोग, क्या मनाते हैं? आरबीआई का स्थापना दिवस, और साथ में उड़ीसा दिवस, साथ में। और आप लोग को पता है उड़ीसा राज्य का स्थापना बिहार से अलग होकर 1936 में, और उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी, और कटक से स्थानांतरित होकर 1948 में जो है कि भुवनेश्वर बना, और अभी तक भुवनेश्वर ही चल रहा है। और कटक में एक व्यक्ति का नाम आगे आता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक से था, और कटक में जो है कि उनका जन्म जो हुआ था वह 23 जनवरी 1897 को हुआ था।
23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था और कटक में एक क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस है, इसका नाम है बराबती। बराबती स्टेडियम कटक में है। बराबती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो कलकत्ता में। कहाँ में है? कलकत्ता में। और आप लोग को पता है कि हाल ही में कलकत्ता बंदरगाह का नाम चेंज करके जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का काम किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि आपका पहले कैबिनेट का निर्माण जब हुआ था 1950 के आसपास, तो वह जो है कि उस कैबिनेट से त्यागपत्र दिए थे। कैबिनेट से त्यागपत्र। और इसीलिए जो है कि उसे संसद के शेर के रूप में जानते हैं। संसद के शेर के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुजरात के अंदर में आपका कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा, तो दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, तो दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। और हाल ही में अयोध्या के अंदर में निर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या के अंदर में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, तो जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में नोएडा के आसपास जो है कि आपका, और नोएडा और अलीगढ़ के आसपास जो है वो जेवर हवाई अड्डा है। और अगर पूछे महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा तो कहाँ है? अयोध्या में। अगर पूछे कि अगर आपसे पूछे कि क्या कहते हैं वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वह आपका वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो लखनऊ में है। कहाँ में है? और लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को जो है नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और लखनऊ का पुराना नाम अवध था। क्या था? अवध था। और लखनऊ से 1857 के विद्रोह में लड़ने वाले व्यक्ति थे बेगम हजरत महल। और पता है कि लखनऊ का जो पुराना नाम अवध था, उस अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह से ही 1856 में जो है कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर उसे छीनने का प्रयास किया था और छीन भी लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को जो है कि पर्वत दिवस भी मनाते हैं। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस, विश्व बाल कोष दिवस और अस्थमा दिवस, ये 4 दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग दिवस के लिए टेंशन नहीं लीजिए, पुस्तक के लिए टेंशन नहीं लीजिए। ये सब जो है ना एकदम जो है कि इतना बार बोलेंगे, इतना रेगुलर करवाएंगे कि आप लोग जो है कि आराम से आपके मुंह पे जो है कि रहेगा। आप किसी भी छात्र को टक्कर दे सकते हैं और एग्जाम में अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो ढाला गया था वो किसके काल में? शेरशाह सूरी के काल में। शेरशाह सूरी के काल में। और शेरशाह सूरी का संबंध सूर्यवंश से था। किससे था? सूर्यवंश से। आप लोग को पता है मुगल वंश। मुगल वंश का स्थापना 1526 को हुआ था बाबर के द्वारा। और 1526 से लेकर 1530 तक वो जो है कि बादशाह के रूप में शासन किए। और 1530 के बाद उनके जाने के बाद हुमायूं बने। और हुमायूं के बनने के बाद यानी कि कुछ दिन के बाद जो है कि 1539 में उनसे युद्ध किया शेरशाह सूरी ने। और 1539 में जो युद्ध किया था, सूर्यवंश के जो व्यक्ति थे या शासक थे शेरशाह सूरी, जो है कि उन्होंने जो है कि 1539 में जो कि चौसा का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? बहुत मस्त क्वेश्चन है। और चौसा का युद्ध 18 जून को हुआ था। 18 जून जो है कि 1539 को हुआ था। और याद रखिएगा चौसा का युद्ध शेरशाह ने जीत लिया। किसने जीत लिया? शेरशाह। और शेरशाह ने जीत कर जो है कि धीरे धीरे उस पर दबाव बनाया। और उसके जस्ट 1 वर्ष के बाद दूसरा युद्ध के द्वारा हमला बोल दिया आपका हुमायूं पे, जिसका युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 को हुआ था। और वह भी युद्ध हुमायूं हार गया। और जब यह युद्ध हार गया तो वह हारने के बाद हुमायूं भाग गया यहाँ से। जब भागा तो जो है कि मुगल वंश को कुछ देर के लिए ब्रेक करके उन्होंने सूर्यवंश का स्थापना किया शेरशाह सूरी ने। और वह जो है कि आगे चलते रहा। जब 1555 ईस्वी का समय आता है, लगभग 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद हुमायूं दोबारा जो है कि टक्कर लेने के लिए आता है सूर्यवंश से। और उस समय सूर्यवंश में जो है कि आपका कहीं भी जो है कि शेरशाह सूरी का नामो निशान नहीं था। उस समय उसका वंश भले चल रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी जो है कि 45 में ही टपक गए थे।
आप लोग को पता है कालिंजर के जो है कि किला को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी का देहांत होता है। लेकिन आप लोग को पता है 1555 ईस्वी में उन्होंने एक आके युद्ध लड़ा जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध जो लड़ता है वह हुमायूं लड़ता है और उस युद्ध में हुमायूं ने सूर्यवंश के शासक को हरा देता है और पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठने का काम करते हैं और ज्यादा दिन तक वो उस पद पर नहीं रह पाए और 1 वर्ष तक रहे और 1 वर्ष के बाद जो है कि अकबर बैठ गए गद्दी पे। कौन बैठ गए? अकबर बैठ गए और अकबर जब 1556 में बैठे थे तो वो उनको जितने ज्यादा होशियार नहीं थे, लगभग 13-14 साल का उनका एज हो रहा था, तो उनको जो है कि संरक्षण देने का जो काम कर रहे थे वो बैरम खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआती दिनों में अकबर के संरक्षक के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? तो बैरम खान। कौन कर रहे थे? और बैरम खान ने 1556 से लेकर 1560 तक जो है कि उसे संरक्षण देने का काम किया। और आप लोग को पता है कि अकबर एक ऐसा शासक बने थे जो कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और अकबर ने समय समय पर बहुत प्रकार के काम किए। जैसे 1562 में उन्होंने दास प्रथा को खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? दास प्रथा को खत्म कर दिया। और आप लोग को पता है 1563 में तीर्थ यात्रा, तो से 63 तीर्थ यात्रा कर, यानी दास प्रथा 62 में, तीर्थ यात्रा कर किया 63 में और जजिया कर समाप्त किया 64 में। जजिया कर 64 में। और फतेहपुर सिकरी का जो स्थापना आगरा के पास किया था वो अकबर ने किया था 1571 में। कब किया था? 1571 में। और 1575 में उन्होंने इबादत खाने का स्थापना किया था। किसका स्थापना? इबादत खाने का स्थापना किया था। वहीं 1582 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है अकबर के शासनकाल में ईस्वी, क्योंकि 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था। बहुत मस्त क्वेश्चन जो है कि स्पेशली जो है कि वनडे एग्जाम के लिए जिस भी एग्जाम में बैठिएगा वहां पर आपको एग्जाम कवर करना पड़ेगा। जिनका भी बेस थोड़ा कमजोर है आप लोग ऐसे क्वेश्चन से अपने बेस को डेवलप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप लोग जो है कि सेट में 1 नंबर से 2 नंबर से इस तरह बढ़ते बढ़ते जब 100 क्वेश्चन में 60 प्लस स्कोर करने लगेगा जिस दिन, उस दिन जो है कि अपने आप में आप समझने लगेगा कि नहीं हम भी उस रेस के घोड़े बन गए जो कि कहीं भी दहाड़ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 1582 में दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था और जस्ट इसके 1 वर्ष के बाद इलाही सम्मत, याद रखिएगा दीन ए इलाही 82 में। और दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था, दीन ए इलाही, लास्ट में इलाही शब्द देख रहे हैं आप। 83 में इस इलाही को आगे शुरू में पढ़ेंगे, इलाही सम्मत। जैसे आप लोग याद करते होंगे शक सम्मत, हिजरी सम्मत, विक्रम सम्मत। उसी तरह से जैसे हम लोग का जो कैलेंडर चलता है वो शक सम्मत पे चलता है। और उसी तरह से जो है कि इलाही सम्मत का शुरुआत अकबर ने करवाया था 83 में। कब? 83 में। लेकिन दीन ए इलाही 82 में और इलाही सम्मत जो है कि 83 में। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो। चीन का शोक हांगो को कहा जाता है। और आप लोग को पता है इटली की गंगा के नाम से पो नदी को, इटली की गंगा पो। और इटली की राजधानी जो रोम है वह टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। और उस रोम जो है, इटली की राजधानी जो रोम है, हम उसे अपरिवर्तनीय शहर के नाम से जानते हैं। अपरिवर्तनीय शहर के नाम से रोम को जानते हैं। और रोम को हम लोग रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जानते हैं रोम को। और रोम जो है वह टाइबर नदी के किनारे है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बिहार का शोक किस नदी को? कोसी। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। और उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी को कहते हैं। और भारत के अंदर में सबसे तेजी से बदलने वाला जो नदी है या अपने मार्ग को जो सबसे तेजी से बदलता है वह कोसी को बदलता है। कौन बदलता है? कोसी नदी बदलता है। और कोसी नदी जो है वह आपका उत्तर से आकर कुर्सेला भागलपुर के पास जो है कि वह गंगा में मिलने का काम करती है। और सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है जो है कि पटना के पास। कहां पर? पटना के पास। और पटना जो है वह 3 नदी के तट पर स्थित है। और 3 नदी जो है वह 3 नदी में से एक आप सोन याद रखिएगा, एक पुनपुन याद रखिएगा, एक गंगा है, एक गंगा जी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत के अंदर में पहली बार आईएएस की परीक्षा किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में पहली बार आईएएस की परीक्षा 1922 में हुआ था। 1922 में। क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में तो बाद में आईएएस का परीक्षा होना शुरू हुआ, लेकिन पूरे विश्व में अगर ब्रिटेन के अंदर में पहला आईएएस का परीक्षा होता था तो वह आपका होता था ब्रिटेन में। कहाँ में होता था? और ब्रिटेन में जो है कि होता था, और वहीं पर जो है कि पूरे भारतीय को जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। तो पहला भारतीय था 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर। बहुत मस्त क्वेश्चन है। 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जो आईसीएस की परीक्षा में सफल हुए थे। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत में ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी होना कब से शुरू हुआ, तो 1922 से। 1919 अधिनियम के तहत 1922 ईस्वी में पहली बार भारत के अंदर में इलाहाबाद ऐसा पहला शहर बनता है जहां पर कि आपका जो है कि आईसीएस की परीक्षा होना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पालीताना मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना मंदिर भारत के गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वह भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सेशल्स नाम का जो द्वीप है वह किस महासागर में? हिंद महासागर में। सेशल्स नाम का द्वीप है हिंद महासागर में, और सेशल्स द्वीप पर एक देश बसा है और उस सेशल्स नाम से ही, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। जिसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 90 ईस्ट रीज यह किस महासागर में स्थित है, तो यह भी हिंद महासागर में। कहाँ में? हिंद महासागर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में भी उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ में? उत्तरी अफ्रीका में। और भारत के अंदर में एकमात्र मरुस्थल है जिसका नाम है आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है। और थार मरुस्थल का जो हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र से सटा हुआ है उसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो मनाते हैं 17 जून को। कितना जून को? 17 जून को। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेजर्टिफिकेशन जो है कि रोकथाम दिवस। तो याद रखिएगा वो 17 जून को मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और शरणार्थी को रिफ्यूजी के नाम से भी जानते हैं। शरणार्थी को रिफ्यूजी के नाम से जानते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे कि बांग्लादेश के शरणार्थी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी या रिफ्यूजी को जानते हैं वो चकमा के नाम से। किस नाम से? चकमा के नाम से। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नोकरेक बायोस्फीयर किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर जो वो मेघालय में है। कहाँ में है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रकाश के रंग जो है वह किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। और आप लोग को पता है कि तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। क्योंकि आप लोग को पता है कि तरंग की चाल v बराबर होता है n लैम्डा। v बराबर होता है n लैम्डा। और लैम्डा जो हो गया वो तरंगदैर्घ्य हो गया। और आपको पता है n जो हो गया वो आवृत्ति हो गया। और एक और सूत्र होता है आवृत्ति बराबर होता है 1/t। आवृत्ति बराबर होता है 1/t। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है क्या? तो याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम। और तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मापते हैं मीटर में। किसमें मापते हैं? क्योंकि एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह कैसे होता है स्रोत? तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन।
सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभ के संलयन के द्वारा होता है। और पहली बार हैंस बैथ नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर ही सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक मिलकर जो है कि आपका नाभ के संलयन करने का काम करते हैं, जिससे कि जो है कि पृथ्वी पर रोशनी आने का काम करती है और विभिन्न प्रकार से पेड़ पौधे भी उसमें ऊर्जा पाकर जो है कि अपने आप में डेवलप होने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो हमारी आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। और सर्पिलाकार को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम लोग कहते हैं हरितगृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरितगृह प्रभाव के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल जो गर्म होता है सबसे अधिक CO2 से गर्म होता है। किससे होता है? CO2 से गर्म होता है। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? दुधिया। किस रंग में? दुधिया रंग में बदल देता है। और आप लोग को पता है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का मतलब है कि हम उसमें जल डाल दिए हैं, अर्थात CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 जो होता है यह आपका बुझा हुआ चूना होता है। और बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया यानी CaOH का जो होल 2 हो गया वो बुझा हुआ चूना हो गया। क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र तनिक बड़ा होता है और बुझा हुआ चूना का सूत्र बड़ा होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र बड़ा होता है यानी CaOH का होल 2 हो गया। अब बिना बुझा हुआ यानी इसमें जल नहीं मिलाएंगे यानी वो जल रहा है तो वो छोटा सूत्र होगा। क्या होगा? छोटा सूत्र अर्थात CaO। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C6H12O6। C6H12O6 या ग्लूकोज का सूत्र। और ग्लूकोज जो बना है वह 3 तत्वों से मिलकर यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट भी हम इसी को कह सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शरीर के लिए सबसे तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। हमारे अगर पूछेगा पृथ्वी में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है तो 46.6%। 46.6% ऑक्सीजन होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में भी ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जहां पर होगा कहने का मतलब जल जितना रहेगा उतना ऑक्सीजन भी रहेगा, क्योंकि जल को बनाने में ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर में जल का परसेंटेज 65 से 75% होता है। 65 से 75% होता है जल। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा। बगल में जो है कि अभी काम हो रहा है रेलवे का, इसीलिए थोड़ा सा आवाज आ रहा है जो है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा हम जल्दी सेशन को समाप्त कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल जो है कि आपको क्लास के माध्यम से 1-2 वीडियो मिल जाए। तो आप लोग कल भर जो है कि काम चलाइएगा जो है कि वीडियो के माध्यम से, यानी कि आपको क्लास में जो है कि वीडियो मिलेगा। क्योंकि आपको बगल में जो है कि कुछ प्रोग्राम वगैरह रखा गया है यहाँ हमारे सीनियर सबके द्वारा। तो उसमें से जो है कि कल जो है कि बजा वगैरह भी बजेगा, जिसमें आपको ध्वनि प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें दिक्कत आ सकता है, वीडियो नहीं बन पाएगा कल। तो कल जो है क्या करेंगे कि आपको लगभग 2 टॉपिक जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ये जो समझने वाली बात है, आपको जो है कि 2 वीडियो में मिल जाएगा। मतलब बोर्ड के पे आपको पढ़ा देंगे आराम से। लगभग आधा घंटा का वीडियो रहेगा या 20-20 मिनट का। तो आप लोग उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस कल भर आप मैनेज कीजिए, फिर परसों से जो है कि आपको रविवार से जो है कि आराम से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। बस कल भर आप कोऑपरेट कीजिएगा। और कल भी आपको जो है कि मिलेगा वीडियो, लेकिन कल आपको जो मिलेगा वो क्लास के माध्यम से मिलेगा, यानी बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह किस राशि का मात्रक होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है।
और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई और छोटे भाई, और जो है कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोग से ही हमें जो है कि इंप्रेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसीलिए जो है कि आपको इतना मेहनत करके हम वीडियो डाल रहे हैं। बस आपका इसी तरह मेहनत सब दिन के लिए बना रहे, और हम और आप मिलकर एक नए पहचान बनाएंगे। इस भारत में एक नया पहचान बनाना है। हम लोगों में भी इतना टैलेंट है, हम लोग भी एक व्यक्ति हैं, हम लोगों के अंदर भी असीम भंडार है ज्ञान का। हम भी आपके सामने आ सकते हैं बड़े चैनल पे, बस आपका समर्थन चाहिए। तो चलिए आज सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं आज यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।